नमस्कार, मैं अशर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भाषा विवाद को लेकर उद्धव के साथ मंच पर पहुंचे राज ठाकरे। करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया फैसला, धर्मगुरुओं ने दी प्रतिक्रिया। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड के बीच सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, दिया आदेश। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर निर्वाचन आयोग क्यों है सवालों के घेरे में। वन बिग ब्यूटीफुल अमेरिका में बना कानून, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पिकनिक के दौरान बिल पर किए साइन। अब समाचार विस्तार से। उद्धव ठाकरे गुट यूबीटी और महाराष्ट्र निर्माण सेना की संयुक्त रैली पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि कई सालों के बाद ये सुनहरा समय आया है जहां आज दोनों ठाकरे, जो कि अच्छी तरह से स्थापित ब्रांड है, एक साथ आ गए हैं। राजनीति के कारण नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के खातिर। एक ऐसा सम्मान जिसे बीजेपी दबाना और कुचलना चाहती है। बीजेपी महाराष्ट्र में रहना चाहती है लेकिन जय गुजरात कहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मंच पर दोनों ठाकरे जो कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, आज वो इकट्ठे आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए आ रहे हैं, मराठी मानुस के सम्मान के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा सम्मान जिसको बीजेपी दबाना चाहती है, बीजेपी कुचलना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में तो रहें लेकिन कहें जय गुजरात, कहें जय फलाने। ऐसा नहीं होगा। पहला नाम महाराष्ट्र का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा। हम जब जिस राज्य में जाएंगे वहां की जरूर जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कहना पड़ेगा जय महाराष्ट्र, जय हिंद, कशा है तुम्ही, काय चाललंय, तुम्ही बरा है ना। ये तुमको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की प्रेमी वाली भाषा है। अच्छा, मराठी, हिंदी और संस्कृति तीनों एकमात्र ऐसी पूरी दुनिया में भाषा है जो एक ही टाइपराइटर पर, एक ही देवनागरी लिपि पर लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है, हम हिंदी के विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर उपलब्धि का श्रेय केवल मोदी जी को ही जाता है, जबकि टीम वर्क और संस्थाओं की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्रिकेट टीम की जीत हो, रेलवे की कोई योजना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह बस मोदी जी की ही तस्वीर लगाई जाती है। मोदी जी की तस्वीर क्रिकेट खेलने वाली टीम पर लगे, बाथरूम में लगे, रेलवे में लगे, ऑपरेशन सिंदूर में लगे, एक ही आदमी के लगनी चाहिए और किसी के नहीं लगनी चाहिए। और इनका नैतिक ताकत रह गई है कि दूसरे के बारे में बोल दे। यानी हर चीज पर, कोविड वैक्सीन में भी मोदी जी की फोटो लग रही। कम से कम कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले। इनको शर्म आनी चाहिए बोलने के पहले। और ये अच्छी चीज हो रही है तो उसमें भी इस तरह के दृष्टिकोण निकाल लेना इनका महिलाओं के प्रति मानसिकता जाहिर करता है। जो संभव होगा वो सब किया जाएगा, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट इन्होंने महाराष्ट्र में किया, वो प्रोजेक्ट दूसरे तरीके का था, वो पकड़ा गया। वो प्रोजेक्ट था कि जो भाजपा के वोटर नहीं थे उनका वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया नाम, और बाकी फर्जी वोटर ऐड कर दिए। एक एड्रेस पर हजार वोटर बनाए गए। अब ये दूसरा है कि नागरिकता प्रूफ करने के लिए ये न आधार कार्ड मान रहे हैं, न लाइसेंस मान रहे हैं, न राशन कार्ड मान रहे हैं, न पैन कार्ड मान रहे हैं। जिस तरह की शर्तें इन्होंने लगाई है कि कौन वोटर हो सकता है, उससे 1/3 या 1/4 20% तो कम से कम होगा ही होगा कि वो लोग वोटर नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने ही कह दिया कि 20% तो प्रभावित होंगे ही, 20% लोग तो रह ही जाएंगे। तब चुनाव आयोग ने कह दिया तो अब क्या आगे रह गया है। अब लेकिन सवाल मैं देश से यह पूछना चाहता हूं, क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी का ही दायित्व है कि जब लोकतंत्र खत्म हो रहा है उसके सवाल को उठाना? इस देश का जो छात्र है, बुद्धिजीवी है, किसान है, एक आम नागरिक है, उसका सरोकार उतना ही है। तो एक तरह से एनआरसी इन्होंने लागू किया है
और एक बार यहाँ प्रोजेक्ट जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप बाद में बंगाल और बिहार में करेंगे। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि वो खुद शेखर यादव का बचाव कर रहे हैं कि ये दुर्व्यवहार नहीं है। उन्हें इस तरह के बयान देने का क्या अधिकार है? एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद जांच होगी, जिसकी जांच करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद बयान स्वीकार कर रहे हैं। और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं क्योंकि बयान तो वो खुद मानते हैं। तो क्या हो रहा है? एक जज को बचाने के लिए हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो अगली 2026 में रिटायर हो रहे हैं, तो इसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो रिटायर हो जाए। और साथ में ये भाषण दे रहे हैं कि इसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। सरकार के लोग, और जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, वहां ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन ही मोशन करेंगे और 3 महीने के इसको खत्म करेंगे। ये 2 मापदंड क्यों? जो जज साहब हैं शेखर यादव साहब, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे ये हो सकता है सहमत भी हो। जैसे कलकत्ता में एक जज साहब को इन्होंने बीजेपी में ले लिया तुरंत और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक और जज साहब ने कहा कि मैं तो इनके पक्ष में था। तो ये बचाव की राजनीति हो रही है ताकि जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत कोई गठन नहीं हो कमेटी का। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे करना चाहता हूं जो बहुत ही सीरियस है, वो है कि आपको बता दूं मैं कि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महाराष्ट्र भाषा विवाद पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी और उसके 2 सहयोगी दल जो अपनी मूल पार्टियों को धोखा देकर उनसे अलग हो गए हैं, महाराष्ट्र में माहौल को प्रदूषित कर रहे हैं। कांग्रेस और पूरे देश की 3 भाषा की नीति है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी संपर्क भाषा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके 2 सहयोगी दल जो मूल दलों से अलग हुए हैं, ओरिजिनल दलों से विश्वासघात किया उन्होंने और अलग बनाया है, वो वहां का वातावरण प्रदूषित कर रहा है। पूरे देश की कांग्रेस की त्रिभाषा नीति है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए जो वहां मराठी है, और अंग्रेजी एक संपर्क भाषा है। अब उससे अलग हटकर कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? ये जानबूझकर देवेंद्र फडणवीस की भाजपा सरकार और उसमें शामिल 2 लोग, जो 2 दल, ये अपनी जो असफलताएं हैं, जितने वायदे किए थे, कहां 25, कहां है जो वायदे थे चुनाव के नहीं पूरे कर पाए, तो उससे ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझकर करा रहे हैं। दिल्ली के करोलबाग स्थित अजमल खान रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब विशाल मेगा मार्ट की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत फर्स्ट फ्लोर से हुई और तेजी से ऊपरी मंजिल तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कुल 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग काफी हद तक दूसरी बिल्डिंग तक ही सीमित रही, लेकिन धुआं और अफरा तफरी से स्थिति तनावपूर्ण बन गई। ये कॉल कल शाम में 6:44 में कॉल लगा था, फायर हुई थी। यहाँ पे विशाल मेगावाट में फायर है, इसकी कॉल मिली थी। फिर हमारे टीम यहाँ मौके पे आया। मौके पे आने के बाद उन्होंने देखा कि फायर ज्यादा है, तो फिर इस कॉल को कैटेगरी को अप कर दिया गया। मीडियम फायर किया गया था, लगभग 9:15 में मीडियम फायर किया गया था इसे। उसके बाद फिर रात में सर्च के दौरान लगभग 2 बजे के आसपास इसमें कैजुअल्टी मिला एक, और आग जो है अभी अंडर कंट्रोल है और इसमें कूलिंग का काम चालू है। सर, बॉडी जो मिली आप बता रहे हैं, किस लोकेशन पे मिली है सर? कहाँ मिली है बॉडी? लिफ्ट के आसपास, लिफ्ट में ही था, लिफ्ट में था। अच्छा, लिफ्ट के अंदर ही बॉडी? लिफ्ट के अंदर की बॉडी। अच्छा, तो ये कितने फ्लोर पर सर आग लगी? बिल्डिंग है ये ग्राउंड प्लस 3 है। हाँ, तो आग थी, सारे फ्लोर पे आग थी। टॉप फ्लोर पे ज्यादा आग थी, 3rd फ्लोर पे ज्यादा आग थी।
टॉप फ्लोर पे सर किस चीज का सामान रखा? सामान ये पूरा ग्रोसरी आइटम है, इसमें कपड़े हैं, जो 20 मेगावाट का जो आइटम्स होते हैं सामान होते हैं, और पूरे मतलब काफी मतलब जलने वाला आइटम बहुत सारा भरा हुआ है इसमें, तो आग के कारण इसलिए ज्यादा लगी थी। तो इसके अलावा कोई और इंजर्ड तो नहीं है सर? जो एक अभी सर्च काम चल रहा है, सर्चिंग काम होगा, पूरी फायर एक्सटिंग्विश होने के बाद सर्चिंग काम दोबारा फिर से होएगा। अच्छा फिर उसमें चेक किया जाएगा, फिर वो आगे जो होगा बताया जाएगा। सर रीजन ऑफ फायर क्या अभी तक पता चल पाया है? नहीं, इसका तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा किस कारण से फायर हुआ था, क्या क्या लैप्सेस हुई थी इसमें, क्या क्या फायर सिस्टम इसमें काम किया था नहीं किया था, वो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मालूम चलेगा। सर वैसे आग शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से फ्लोर से, ये कुछ पता चल पाया? इसकी डाटा तो देखना वो आइडिया नहीं है उसका भी। अच्छा इस तो इस आप इन्वेस्टिगेशन में सर क्या पता लगाएंगे आपकी फायर एक्सटिंग्विशर चल रहे हैं या फिर फायर की एनओसी है या नहीं है? नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि फायर किस रीजन से लगा, फायर शुरुआत कहाँ से हुई, टॉप से हुई या ग्राउंड से हुई, बेसिकली वो सारे उसमें होंगे। तो सर अभी तक मतलब क्या लगे हुए पाए गए हैं इसमें फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का? नहीं, अभी तो आग इतनी है, स्मोक इतना, हीट इतना है, वहां तो हमें फायर फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, तभी हम तो देख ही नहीं सकते उसमें कुछ, पूरे अंदर मतलब विजन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो रही है, हीट ज्यादा है अंदर में। तो कुछ रेस्क्यू भी किए गए थे सर लोग जब आग लगी थी आप लोगों की तरफ से? ऐसा रेस्क्यू एक आदमी का ही था, और तो फिर ऐसे ही था। इसके अलावा कोई नहीं? इसके अलावा अभी तक तो कोई नहीं, अब सर्च करेंगे, कुछ और उसमें है तो वो बताया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीती रात को दर्दनाक हादसा हुआ। बारातियों की तेज रफ्तार बोलेरो कार एक कॉलेज की दीवार से जा टकराई और पलट गई। इस हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बारात संभल से बदायूं जा रही थी। संभल के जनुआई थाना इलाके में मेरठ बदायूं रोड पर यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जनपद संभल के थाना जनुआई क्षेत्र में कल शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो गाड़ी है, वो अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार में जाके भिड़ गई है। थाने पासी में स्थित है, इसलिए तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के उपकरणों की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 5 लोग जो घायल थे उनको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। वहां दौरान उपचार 3 लोगों की और डेथ हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 8 और उनमें से 1 क्रिटिकली इंजर्ड है और एक जो बच्ची है उसकी स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उन सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि चश्मदीद है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये ड्राइवर की ही गलती से यह गाड़ी अनियंत्रित होकर वहां पास की स्कूल की दीवार में जाके भिड़ी थी। क्या सर ये सारे लोग एक ही परिवार के हैं? ये सभी लोग हरगोविंदपुर करके गांव हैं जनुआई थाने में। उस थाने सेक्टर में ये कल बारात यहाँ से बिलसी जा रही थी, उसमें दूल्हा भी सवार था गाड़ी में। दूल्हे की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है और ड्राइवर है उसकी भी डेथ हो चुकी है और साथ में जो है वो बाराती दूल्हे के साथ में सवार थे और अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में दूल्हे, ड्राइवर और अन्य बारातियों समेत 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। सर इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं? इसमें उनके परिवार के कुछ छोटे बच्चे थे जिनकी भी डेथ हुई है। एक बच्चा है वो बच्चा है जिसकी स्थिति स्थिर है और वो 100% है वो बच्चा है। थैंक यू। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। हिंदू पक्ष को झटका लगा है, हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी, इसमें डिस्प्यूट करने का मामला। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला बड़ा अच्छा फैसला है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में नफरत न फैले, हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे, ये उस तरह का फैसला है। दूसरी बात यह कि आपने हिंदू फरीक बोला है उसको, मैं उसको हिंदू फरीक नहीं कहता, मैं उसको दहशतगर्द ग्रुप कहता हूं, क्योंकि इन लोगों का काम हो गया है बाकायदा इस तरह की एप्लीकेशनें डालना, कहीं ना कहीं कोर्ट को उस पर बाधित करना। भाई आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डालोगे तो कोर्ट को तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि कोर्ट के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ रहे हैं और उससे बढ़कर देश में जो नफरत का वातावरण फैल रहा है वो सब क्या है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। दहशतगर्द भी देश में नफरत फैलाता है, देश में दहशत फैलाता है। इन लोगों की वजह से भी देश में दहशत फैल रही है। इनका मकसद धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। अपने आप को पॉपुलर करना है देश में, चाहे काम उल्टा हो या सीधा हो।
मोहन भागवत ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई अब ठीक है, बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, अब क्या हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना, लेकिन लगे हुए हैं उसी काम पे। तो इन लोगों को मैं हिंदू फरीक नहीं मानता, मैं इनको दहशतगर्द ग्रुप मानता हूं। ये देश में दहशत फैलाना चाहते हैं, देश का बंटवारा चाहते हैं, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े मंदिर मस्जिद को लेकर। नहीं तो ऐसे कुछ तथ्य नहीं मिलते। अब देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, तो इनको खामोश हो जाना चाहिए था। जैसे हम खामोश हो गए जब मंदिर को वो जगह दे दी गई, हालांकि फैसला हमारे पक्ष में है। 4 पॉइंट जो है उसमें, एक तो 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत रखी गई, बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, और जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बाकायदा कोर्ट के फैसले। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी नेता नीतीश राणे पर हमला करते हुए कहा कि हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग देकर सरकार की नाकामी छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक निर्दोष व्यक्ति की पिटाई हुई, लेकिन सरकार कार्रवाई के बजाय अभद्र भाषा का सहारा ले रही है। राजपूत ने सवाल उठाया कि क्या सरकार इतनी अक्षम हो गई है कि वो नागरिकों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है। नीलेश राणे एक बहुत बेशरम और निर्लज्ज इंसान है। वो मंत्री पद के काबिल ही नहीं है, मानसिक संतुलन खोए हुए विक्षिप्त आदमी है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। नीलेश राणे, सरकार आपकी है, आपके राज्य में एक व्यक्ति को निरपराध को पीटा गया है, आप उसके अपराध को छुपाने के लिए इस तरीके की बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको, आपकी सरकार को? क्या आपकी सरकार इतनी निकम्मी और इतनी कायर और इतनी इकबाल विहीन सरकार हो गई है कि आपकी सरकार में किसी भी आदमी को बिना वजह पीटा जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे? मोहम्मद अली रोड पे अगर पीटा जाएगा तो भी आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा, अगर और कहीं पीटा जाएगा तो भी आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। आपकी सरकार में मुसलमान ही पीटा जाना चाहिए क्या? आज आप कह रहे हैं कि हिंदू पीटा गया, अरे इंसान पीटा गया है, निरपराध पीटा गया है, आपको इसको हिंदू मुसलमान की पड़ी है। बहुत तुच्छ, नीच और निर्लज्ज सोच है। ऐसे इंसानों को तो जेल में होना चाहिए या पागल खाने में होना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की देर रात एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहाँ किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल रहा था उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं। तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है, उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं है तो आम पब्लिक। अरे बाप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात, सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये
विपरीत उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन परीक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियों ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दी थी। अब इस पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। जो लोग मुझसे आग्रह करें मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई? व्यवस्था तैयार हो जाती है, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी की कागज पत्री नहीं है तो उसको वंस एंड फॉर ऑल तैयार कर दिया जाए ताकि भविष्य में भी उसको ये दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी ही होगी। चीजों को जब आप घुसपैठियों को लेकर आप लोग इतने हम लोग चिंतित हैं तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाना होगा। तो ऐसे में मैं भी आग्रह करता हूं उन लोगों से जो मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी सामने आइए और मदद कीजिए अपने उन लोगों की जो आपको लगता है कि सही है, इनका हक है और किसी कारणवश अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मैंने तो अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता को मैंने दिशा निर्देशित किया है। उनको मैंने निर्देशित किया है कि भैया आप लोग जाइए गांव और रहिए वहां पे और जाकर देखिए अगर किसी को इस तरीके की कठिनाई आ रही है। मैं मानता हूं कि एक पारदर्शी ये प्रक्रिया है और जिसको आज नहीं तो कल अपनाना ही था। इस प्रोसेस का होना जरूरी है ताकि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो दूसरों की वजह से इस सूची से बाहर हो जाते हैं। चिराग जी, कल उद्योगपति मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने ओबीसी को धोखा दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कैसे आरक्षण लागू न हो इसकी जिरह की। भाजपा ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसलिए लगाए क्योंकि 27% आरक्षण लागू ना हो। हम मांग करते हैं कि ओबीसी का 27% आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो। भाजपा का झूठ, भ्रम और पाखंड का चेहरा बेनकाब हुआ है। उसके लिए वो देश के ओबीसी वर्ग से माफ़ी मांगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है बेनकाब हो गया है। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने जो धोखा दिया ओबीसी के परिवारजनों को, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने केस से लागू न हो इसकी जिरह की। कम से कम 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए लगाया कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है वो लागू नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पीछे से तो रोकती रही और आगे से कहती रही हम ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं। ये झूठ का पर्दाफाश हुआ है। हम मांग करते हैं कि जल्दी से ओबीसी का 27% आरक्षण हो, लागू हो। उसमें जो बच्चे 25,000 से ज़्यादा जो 27% और 14% के बीच के इन्होंने अनलॉक कर दिए, लॉक कर दिए हैं, रोक दिए उनको नियुक्तियां मिले, उनको उसी दिन से तनख्वाह मिले जिस दिन से उनकी नियुक्ति हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा झूठ और भ्रम और पाखंड का है वो बेनकाब हुआ। इसके लिए वो देश के ओबीसी समाज से, पिछड़े वर्ग के परिवारजनों से कान पकड़ के माफी मांगे। लेकिन बीजेपी तो कहती वो ओबीसी हितैषी है और कांग्रेस नहीं चाहती कि आरक्षण। जब हम बार बार ये कह रहे हैं, हमारे जो ओबीसी समाज का वकील खड़ा हुआ उसने कहा तारीख दो, तो ओबीसी के जो सरकार के जो वकील है उन्होंने कहा नहीं हम स्पष्ट नहीं है, अभी क्यों दो तारीख जल्दी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जब ये अनलॉक करो इसको खोल दो, तो वो रोक रहे थे क्यों खोल दो। तो ये बीजेपी के वकील जिसको 50 करोड़ रुपए तनख्वाह दी अलग अलग समय पे 100 बार जीरा पे, उन वकील रोक रहे हैं। उसके तो वीडियो आ गए सामने। ये बीजेपी क्या कहती है और क्या सुनती है अब स्पष्ट हो गया। मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के सामने, पिछड़े वर्ग समाज के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, उनको बताना पड़ेगा जनता को।
सर 27% आगे होता है और अभी तो हमने लगातार इसकी मांग की है। अब हम एक समयबद्ध आंदोलन का प्रोग्राम बना रहे हैं जो ब्लॉक स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा, प्रदेश स्तर पे। उसमें राहुल गांधी जी से भी अनुमति ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन किया। ये बिल टैक्स कम करने और खर्च घटाने से जुड़ा है। ये बिल एक दिन पहले ही रिपब्लिकन पार्टी की मदद से संसद में पास हुआ था। अब ट्रंप के साइन के बाद ये कानून बन गया है। इसे ट्रंप की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी लोगों को हमारे देश में इतना खुश नहीं देखा, क्योंकि इस बिल से कई तरह के लोगों का ख्याल रखा गया है, जैसे सेना, आम नागरिक और हर तरह की नौकरियां। उन्होंने इस मौके पर हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट के नेता जॉन थ्यून को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस बिल को संसद में पारित करवाने में मदद की। ट्रंप ने आगे कहा कि इसमें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती, सबसे बड़ी खर्च में कटौती और सबसे बड़ा ऑर्डर सुरक्षा निवेश शामिल है। यह हस्ताक्षर समारोह 4 जुलाई को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक खास जश्न के दौरान हुआ। इस मौके पर फाइटर जेट और स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फ्लाईओवर किया, जो हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें ट्रंप समर्थक, कांग्रेस के नेता, सेना के परिवार और व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी मौजूद थे। इस बिल को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे अहम योजना माना जा रहा है। इसमें 2017 की टैक्स कटौती को हमेशा के लिए लागू करना, सरकारी खर्च कम करना और सख्त इमिग्रेशन कानून लाना शामिल है। इस कानून में अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार को बढ़ाने के लिए $46 अरब, प्रवासियों के लिए 1 लाख डिटेंशन बेड के लिए $15 अरब और 10,000 नए इमिग्रेशन ऑफिसरों की भर्ती शामिल है। हर अफसर को $10,000 बोनस भी दिया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।